नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। विद्यार्थियों या किसी समूह से संबंधित प्राप्त संख्यात्मक सूचनाएं मूल प्राप्तांक या रॉ स्कोर्स के रूप में होती हैं। इन संख्यात्मक सूचनाओं से निष्कर्ष निकालने के लिए हम विभिन्न मापों का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय उस इकाई या संख्या की जानकारी लेने से है जिसके चारों ओर अध्ययन समूह के अंक परिचलन करते हैं। दूसरे शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह आंकिक मूल्य होता है जिसके चारों ओर समूह के अंक परिचलन करते हैं। रॉस केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो सारे वितरण का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्यतः 3 माप हम अधिकतर काम में लेते हैं: मीन और एवरेज, समांतर माध्य, x बार से हम उसे इंडिकेट करते हैं। समांतर माध्य या औसत केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक लोकप्रिय, विश्वसनीय एवं स्थिर माप होता है और इस माप को हम प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, मीडियन या मध्य का, m से हम इसे इंडिकेट करते हैं। मध्य का किसी श्रेणी में वह मूल्य होता है जो श्रेणी को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित करता है जिसके एक और सभी मूल्य उससे कम होते हैं और दूसरी ओर सभी मूल्य उससे अधिक होते हैं। और तीसरा, मोड या बहुलक, Z से हम उसे इंडिकेट कहते हैं। बहुलक श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति श्रेणी में सर्वाधिक बार होती है। हम इन मापों की गणना करना सीखें उससे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि मूल प्राप्तांकों को हम जिन श्रेणी में रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, वह श्रेणी 3 प्रकार की होती है: इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी और तीसरी कंटिन्यूअस सीरीज, अखंडित या सतत श्रेणी। इन तीनों ही प्रकार की श्रेणी में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की गणना करने के लिए हम अलग अलग सोपानों को काम में लेते हैं, अलग अलग सोपानों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम इन श्रेणी के स्वरूप की संक्षिप्ततम जानकारी देंगे। इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी का वह रूप है जिसमें संख्यात्मक सूचनाओं को व्यक्तिगत रूप से रखा जाता है। हमारे अध्ययन समूह में जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनसे संबंधित सभी सूचनाओं को हम व्यक्तिगत रूप से रखेंगे। जैसा कि आप इस श्रेणी में देख रहे हैं कि हमारे पास 10 विद्यार्थी हैं और इन 10 विद्यार्थियों के 20 में से कितने प्राप्तांक इन्हें प्राप्त हुए हैं सभी को व्यक्तिगत रूप से रखा गया है। इस श्रेणी की, व्यक्तिगत श्रेणी की सबसे जो पॉपुलर इसका जो गुण है वह यह है कि ये बनाने में इजी है और इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि जब हमारा अध्ययन समूह अत्यधिक विस्तृत होता है तब इस श्रेणी से निष्कर्ष निकालने में हमें कठिनाई होती है। इसकी कठिनाई को दूर करने के लिए हम दूसरे प्रकार की श्रेणी काम में लेते हैं, वो है डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी का वह रूप है जिसमें है प्राप्तांकों या संख्यात्मक सूचनाओं
और उससे संबंधित आवृत्तियों को हम श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार की श्रेणी का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जबकि संख्यात्मक सूचनाओं में एक निश्चित अंतराल हो। यदि संख्यात्मक सूचनाओं के बीच एक निश्चित अंतराल नहीं होगा तब हम इस प्रकार की श्रेणी का निर्माण नहीं कर सकते। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो हमें प्राप्त हुए हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, यानी इन प्राप्तांकों, इन संख्यात्मक सूचनाओं के मध्य 2 का एक निश्चित अंतराल है। यदि इस प्राप्तांक में 2.5, 3.5 इस तरह की सूचना और प्राप्तांक यदि हमें प्राप्त होती तो हम इस प्रकार की श्रेणी का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसमें हम प्राप्तांक, स्कोर या संख्यात्मक सूचना और उन्हें प्राप्त करने वालों की आवृत्तियां इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि 2 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है, 4 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। इसी तरह से हम देखते हैं 12 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है, 16 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। यह श्रेणी भी बनाने में आसान है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यदि हमें संख्यात्मक सूचनाएं दशमलव में प्राप्त होती है तो इस प्रकार की श्रेणी का निर्माण हम नहीं कर सकते। इस श्रेणी की इस कमी को दूर करने के लिए हम तीसरे प्रकार की श्रेणी का निर्माण करते हैं और वह है कंटिन्यूअस सीरीज, अखंडित या सतत श्रेणी। कंटिन्यूअस सीरीज, अखंडित या सतत श्रेणी हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो होती है एक्सक्लूसिव सीरीज और दूसरी होती है इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज को हम अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। अपवर्जी श्रेणी का स्वरूप इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल और उससे संबंधित आवृत्तियां उसके समक्ष रखी जाती हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, यानी इस अंतराल के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी है जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के रूप में उसके समक्ष रखी गई है। एक्सक्लूसिव सीरीज या अपवर्जी श्रेणी की विशेषता यह है कि इस श्रेणी में क्लास इंटरवल में या वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा के बराबर के प्राप्तांक उस वर्ग में सम्मिलित न होकर अगले वर्ग में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 10 है, यानी 0 से लेकर 10 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 दिखाई है, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी 10 के बराबर अंक प्राप्त करता है तो उसकी गिनती 0 से 10 के वर्ग अंतराल में न करके 10 से 20 के वर्ग अंतराल में उसकी गणना की जाएगी। यानी अपवर्जी श्रेणी या एक्सक्लूसिव सीरीज में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा के बराबर के प्राप्तांक या संख्यात्मक सूचना को उस वर्ग में सम्मिलित न करके उसके अगले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। दूसरी प्रकार की सतत श्रेणी होती है इंक्लूसिव सीरीज, जिसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। समावेशी श्रेणी का स्वरूप इस प्रकार का होता है जैसा कि आप देख रहे हैं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79। इस वर्ग को इस श्रेणी को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है,
10 से 19 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। 20 से 29 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। इसी प्रकार से हम पूरी श्रेणी को पढ़ सकते हैं। इस श्रेणी की विशेषता यह होती है कि इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट के बराबर जो संख्यात्मक सूचना या प्राप्तांक है वो उसी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इस श्रेणी की सबसे बड़ी सीमा यह है कि हम देख रहे हैं एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बीच अंतर जो होता है वो 1 के बराबर आ रहा है, उसमें एक अंतर पा रहा है। तो यदि हम इस प्रकार की श्रेणी हमारे समक्ष होती है तो हम इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, यानी समावेशी श्रेणी को हम अपवर्जी श्रेणी बना लेते हैं। तभी इस श्रेणी में कंटिन्यूटी या इसमें निरंतरता बनी रहती है। अन्यथा इस श्रेणी के अंतराल में जैसे 1 के बराबर अंतर आ रहा है, जैसे कि यदि किसी विद्यार्थी के 9.5 के बराबर अंक आएंगे तो हम उसे किस में सम्मिलित करेंगे? इस सीमा को दूर करने के लिए हम इनके अंतर को आधा करके डिवाइड 2 करके उसको ऊपरी सीमा में उसको जोड़ देते हैं और निचली सीमा में उसको घटा देते हैं। जैसे जो आपके समक्ष सीरीज दिख रही है, इस इंक्लूसिव सीरीज को यदि हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रूप इस प्रकार से होगा 0 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5। पूरी श्रेणी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आगे हम देखते हैं श्रेणी के स्वरूपों के अध्ययन के बाद अब हम बात करेंगे मीन कैलकुलेशन, माध्य की गणना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सीरीज के टाइप के आधार पर हम अलग अलग फॉर्मूले काम में लेंगे। मीन कैलकुलेशन इन इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य की गणना हम कैसे करेंगे? व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य की गणना करना अत्यंत ही सरल है। ये हमारी व्यक्तिगत श्रेणी है जो मैंने पूर्व में भी आपको डिस्प्ले की थी। इसके अंतर्गत हमारा जो फार्मूला होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। x बार हम प्रदर्शित करते हैं समांतर माध्य के लिए। सिग्मा शब्द योग, सिग्मा का जो चिन्ह है वो योग को बताता है, x मूल्यों को बताता है और n नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बताता है। यानी सिग्मा x इज इक्वल टू टोटल ऑफ स्कोर्स, यानी प्राप्तांकों का योग। मैंने पहले भी बताया था प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर हमें समांतर माध्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सिग्मा x हमें प्राप्त हुआ 144 और इसे हम प्राप्तांकों की संख्या यानी 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करते हैं तो हमें माध्य प्राप्त होता है 14.4, 14.4। बहुत इजी है ये। सेकेंड हम बात करते हैं मीन कैलकुलेशन इन डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। ये हमारी खंडित श्रेणी है और इससे हम समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे? खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने के लिए हमारे पास फार्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर हमें समांतर माध्य की गणना करने के लिए f इंटू एक्स करना होगा। f इंटू एक्स यानी हम फ्रीक्वेंसी को प्राप्तांक से गुणा करेंगे। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, 6 into 6 is equals to 36, 8 into 9 is equals to 72, 10 into 12 is equals to 120, 12 into 10 is equals to 120, 14 into 7 is equals to 98, 16 into 4 is equals to 64। ये हमने देखा
fx के कॉलम में हमने आवृत्तियों और प्राप्तांकों का गुणा कर लिया। इनका टोटल करने पर हमें प्राप्त होता है 534। इसे हम डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से। आपको याद रहे सिग्मा एफ यानी आवृत्तियों का योग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों की संख्या आवृत्तियों के योग को बताती है। यहाँ पर हमारे पास अध्ययन समूह में विद्यार्थियों की संख्या 55 है जो कि n के बराबर होती है। तो हम इसे यहाँ फार्मूले में रखते हैं, तो 534 डिवाइडेड बाय n और सिग्मा एफ और 55 इज इक्वल्स टू 9.709, यानी हमारे समांतर माध्य की वैल्यू है 9.709। ये खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। अब हम बात करेंगे मीन कैलकुलेशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। अखंडित या सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। कंटिन्यू सीरीज में हमारे पास समांतर माध्य की गणना करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करने के लिए हमारा वही सूत्र है जो कि खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना के लिए हमने काम में लिया था। x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सेकेंड है हमारा शॉर्टकट मेथड या लघु विधि। जब हमारे पास प्राप्तांकों की संख्या अधिक होती है और इसके अंतर्गत हमें इस प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता है और गलतियों की संभावना भी अधिक होती है, तब हम लघु विधि या शॉर्टकट मेथड में कल्पित माध्य के आधार पर समांतर माध्य की गणना करते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। थर्ड हमारा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। इसका हमारा फॉर्मूला है, कैलकुलेशन को और भी छोटा करने के लिए हम इस मेथड को काम में लेते हैं। इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। इन तीनों ही तरीके से हम समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें डायरेक्ट मेथड से हम समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। हमारे पास श्रेणी का स्वरूप है क्लास इंटरवल और उससे संबंधित आवृत्ति। 2 कॉलम हमारे पास हैं। हम इसमें 2 कॉलम और तैयार करेंगे। एक तो होगा मिड वैल्यू का और दूसरा होगा f इंटू एक्स का। पहली बात, मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। क्लास इंटरवल में 2 लिमिट हमारे पास हैं। क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। पहले वर्ग अंतराल में देखते हैं हम, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को योग करके हम 2 का भाग दे देते हैं, तब हमारे पास मध्य मान आ जाता है, मिड वैल्यू आ जाती है, मध्य मूल्य जिसे हम कहेंगे। दूसरे रो में हम देखते हैं 10 हमारे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, 20 हमारे वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है। 10 और 20, 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा मध्य मूल्य होगा 15 के बराबर। इसी तरह से 20-30 का मध्य मूल्य 25 के बराबर होगा, 30-40 का मध्य मूल्य 35 के बराबर होगा। इसी तरह से सभी वर्ग अंतरालों को जोड़कर उनको 2 से विभाजित करके हम मध्य मूल्य ज्ञात कर लेंगे। ये मध्य मूल्य हमारे लिए x के बराबर होगा। अब
हम यहाँ पर x इंटू एफ करते हैं। x मध्य मूल्य या प्राप्तांक है और f फ्रीक्वेंसी है। 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10, 5 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 75, 9 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 225, 11 into 35 is equals to 385, 12 into 45 is equals to 540, 8 into 55 is equals to 440, 4 into 65 is equals to 260, 3 into 75 is equals to 225। ये सारी वैल्यूज़ fx के बराबर हैं और अब हम इनको टोटल करेंगे। जो योग होगा वो बराबर होगा सिग्मा fx के बराबर होगा। दूसरी तरफ हम फ्रीक्वेंसीज को टोटल करेंगे। इसमें हमारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल जो हो रहा है 54 के बराबर है। सिग्मा f इज इक्वल्स टू 54, इसे हम n भी कह सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स बार बराबर समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स यानी मध्य मूल्यों और आवृत्तियों की गुणाओं का योग, सिग्मा एफ बराबर आवृत्तियों का योग। इसे फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं तो हम देखते हैं 2160 अपॉन 54 इज इक्वल्स टू 40। आप देखेंगे इसके अंतर्गत हमारे माध्य की मूल्य आया है 40 के बराबर। इसी श्रेणी से आगे चलकर हम दो विधियों से समांतर माध्य की गणना करेंगे। यहाँ देखिए आप हमारे पास जो कॉलम है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, 3 अन्य कॉलम और बनाएंगे हम। एक होगा मिड वैल्यू का, दूसरा होगा इसके अंतर्गत dx का और तीसरा होगा fdx का। 2 कॉलम हमारे पास दिए हुए हैं। तीसरा कॉलम यानी मिड वैल्यू हमने डायरेक्ट मेथड में निकाली थी, उसी तरह से हम यहाँ भी निकाल लेंगे। इसके बाद अगला कॉलम हमने जो बनाया है वो है dx का। dx यानी डेविएशन फ्रॉम x, x से लिए गए विचलन, x श्रेणी के विचलन। इसमें हम जो विचलन लेते हैं वो लेते हैं कल्पित माध्य एज्यूम मीन से। इस श्रेणी में हमारा एज्यूम मीन जो है वो 45 के बराबर है। आपको ध्यान रहे कि हम एज्यूम मीन इसमें से किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं, इवन दो हमारा जो कल्पित माध्य है वो इस श्रेणी से बाहर का भी हो सकता है, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन की सुविधा यानी गणना की सुविधा के लिए हम उसे एज्यूम मीन लें जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो। इससे हमारी गणना सरल हो जाती है। आपको ध्यान रहे dx हम निकाल रहे हैं x माइनस a। x हमारी वैल्यू है और a हमारा कल्पित माध्य या एज्यूम मीन है। इस श्रेणी में हमारा कल्पित माध्य हमने माना है 45 को। अब देखते हैं, हम बीच में से लेते हैं 45, जहां हमारी वैल्यू आ रही है तो x है हमारा 45 और a भी हमारा 45 है, तो हमारा डेविएशन क्या आ गया 0। जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तो x माइनस a, 45 माइनस 35 कर रहे हैं -10, 45 माइनस 25 इज इक्वल्स टू -20, 15 माइनस 45 कर रहे हैं -30 और 5 माइनस 45 कर रहे हैं -40 आ रहे। जब हम उससे नीचे की ओर चल रहे हैं तो 55 माइनस 45 इज इक्वल्स टू +10, 65 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 20, 75 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 30। हम देखते हैं हमारे पास जहाँ से हमने विचलन लिए, जिसे हमने कल्पित माध्य माना है,
उसके ऊपर की वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है और नीचे की सारी प्लस में आई है। अगला कॉलम होगा हमारा f इंटू डी एक्स, यानी आवृत्तियों और कल्पित माध्य से लिए गए विचलन की गुणा। यानी हम यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम फोर्थ कॉलम से। 2 इंटू -40 इज इक्वल्स टू -80, 5 इंटू -30 इज इक्वल्स टू -150, 9 इंटू -20 इज इक्वल्स टू -180, 11 इंटू -10 इज इक्वल्स टू -110, 12 into 0 is equals to 0, 8 into 10 is equals to 80, 4 into 20 is equals to 80 और 3 into 30 is equals to 90। ये हमारी आवृत्तियों और कल्पित माध्य से लिए गए विचलनों की गुणाओं का योग है। इन्हें हम टोटल करते हैं तो 250 माइनस की वैल्यू हमारे पास 520 आ रही है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -270। दूसरी तरफ हम यहाँ पर आवृत्तियों का योग हमने पूर्व में भी कर लिया था, n या सिग्मा f हमारा 54 के बराबर है। शॉर्टकट से मीन कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार समांतर माध्य के लिए a इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन और सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू कल्पित माध्य से लिए गए विचलनों और आवृत्तियों की गुणाओं का योग, सिग्मा एफ आवृत्तियों का योग। वैल्यू रखते हैं, हमारा एज्यूम मीन है 45 और हमारी जो एफ डी सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू आई है वो माइनस में आई है, तो -270 अपॉन 54। 270 को 54 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 40। आप नोट करेंगे डायरेक्ट मेथड से हमने जब मीन कैलकुलेशन इस सीरीज में किया था तब भी हमारी मीन की वैल्यू 40 के बराबर आई थी। इसमें देखते हैं हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी संक्षिप्त हो जाती है। अब तीसरे मेथड से हम मीन कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। सेकंड और थर्ड में अंतर थोड़ा सा ही है। इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल है, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी है, थर्ड कॉलम मिड वैल्यू का है। फोर्थ कॉलम में थोड़ा सा अंतर है शॉर्टकट मेथड के कंपैरिजन में। वहां हमने निकाले थे dx, यहाँ हमने निकाला है d-x। इसका फॉर्मूला है x माइनस a डिवाइड बाय इंटरवल, यानी मूल्य माइनस कल्पित माध्य, जिसे हम वर्ग अंतराल से भाग देंगे जिससे कि हमारी गणना और भी संक्षिप्त हो जाएगी। यहाँ भी हमने एज्यूम मीन 45 लिया है। देखिए इसे d-x, इसमें कैसे निकाला हमने 45 माइनस 45 अपॉन i। ऑब्वियसली 45 माइनस 45 0 आ गया। इसके ऊपर चलिए 35 माइनस 45 अपॉन 10, यानी 10 अपॉन 10, इसको हम काट देंगे -1 आ जाएगा। इसके ऊपर चलिए 25 माइनस 45 डिवाइड बाय 10, यानी 25 माइनस 45 20 आ गया। उसको हमने डिवाइड किससे कर दिया 10 से, कितना आ गया -2। इसी तरह से हम बाकी की सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। हम यदि हमारे वर्ग अंतराल समान हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पर हमने कल्पित माध्य लिया है उसे तो हम 0 कर दें और जिस तरफ
घटते हुए वर्ग अंतराल हैं वहां हम क्रम से -1, -2, -3, 4 इस तरह से रख दें, और जहां बढ़ते हुए वर्ग अंतराल हैं वहां पर हम +1, +2, +3 इस तरह से रख सकते हैं। फिर भी हमें एक बार कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए। ये हमारे कल्पित माध्य से लिए गए पद विचलन है। 5th कॉलम में हम देखते हैं f(d)(x) यानी कल्पित माध्य से लिए गए पद विचलन और आवृत्तियों की गुणा। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2nd कॉलम और 4th कॉलम को। 2 × -4 is equals to -8, 5 × -3 is equals to -15, 9 × -2 is equals to -18, 11 × -1 is equals to 11, 12 × 0 is equals to 0, 8 × 1 is equals to 8, 4 × 2 is equals to 8, 3 × 3 is equals to 9। इस विधि से माध्य की गणना करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा x bar is equals to a plus minus sigma f d dash x upon sigma f into I। हमने जहां पर 4th कॉलम में पद विचलन निकालने के लिए जहां विचलनों को हमने I से डिवाइड कर दिया था, उस I को यहाँ फॉर्मूले में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतना सा अंतर आ रहा है। वैल्यू रखते हैं 45 कल्पित माध्य है, -27 कल्पित माध्य से लिए गए पद विचलन, डिवाइड बाय 54 आवृत्तियां इंटू 10 वर्ग अंतराल, जिसे हमने डिवाइड किया था यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी की वैल्यू हमारी सेम है, 45 -270 अपॉन 54, 45 - 4 इज इक्वल्स टू 40। आपने नोट करेंगे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से हम माध्य की गणना करते हैं, हमारे समान परिणाम प्राप्त होते हैं। इसमें हमने केवल माध्य की गणना करना सीखा है। अगले एपिसोड में, अगले हम वीडियो में जो है मध्यिका और बहुलक की गणना करना सीखेंगे। थैंक यू so much।